अध्याय 66। जियो क्याओ चौंक गया। वेई शाओ अचानक नीचे झुका, अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। उसका चेहरा दर्द से भर गया। टियो कियो घबरा गई और जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आई। जैसे ही वह किसी को जांच के लिए बुलाने वाली थी, वेई थियो ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। किसी और को मत बताना, वेई शाओ ने कहा। अगर यह खबर मेरी दादी और माँ तक पहुँचती है तो यह सभी को और अधिक चिंतित कर देगी। इसके अलावा मैं किसी गंभीर परेशानी में नहीं हूँ, बस त्वचा की चोट है। बस इसका इलाज करने में मेरी मदद करें। ट्यू क्यू ने वेई थियू को देखा। उसकी नज़र उसके चोटिल माथे, होठों के फटे कोनों और हाथ के खून से सने पिछले हिस्से पर पड़ी। उसने शांति से सांस ली। वेई शाओ को केवल सतही चोटें थीं। उसके कपड़े भी कीचड़ और घास से सने हुए थे। संभवतः वह बस जमीन पर लुढ़क रहा था। ट्यू क्यू पहले उसे स्नान कराने के लिए बाथरूम में ले गई। जब वह बाहर आई तो उसने उसे एक छोटे से स्टॉल पर बैठा दिया। उसके माथे पर लगे घाव से फिर से खून बहने लगा। उसने एक साफ तौलिया लिया और उसे धीरे से पोंछा। वेई शाओ ने दर्द के कारण भौहें सिकोड़ते हुए और दांत दिखाते हुए फुफकार मारी। टियो कियो ने तुरंत रोका। मेरे हाथ और पैर बहुत अनाड़ी हैं, मैं तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाऊंगा। मुझे जुआन नुओंग को अंदर बुला लेने दो। ngू थियू ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे रोक सकता हूँ। उसके दाहिने हाथ के पीछे एक गहरा घाव था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी पत्थर से काटा गया है। घाव को साफ करने के बाद जब उसने उसे देखा तो वह चौंक गई। टियो कियो ने सावधानीपूर्वक उस पर दवा लगाई और उसे पट्टियों से कसकर लपेट दिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने उससे पूछा। वेई शाओ अभी भी चुपचाप बैठा उसे देख रहा था, अपना सिर थोड़ा हिला रहा था। अचानक उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी कमर पर लपेट दिया, जैसे कि उसे टटोल रहा हो। टियो कियो ने बिना रुके ऊपर देखा। रक्तस्राव को रोकने के लिए दवा और सूजन को कम करने के लिए जेड स्टिक लगाने के बाद उसने उसके माथे और होठों के कोनों पर घावों का उपचार करना जारी रखा तथा धीरे धीरे उनकी मालिश की। उसके हाथ उसकी कमर के चारों ओर कस गए, धीरे धीरे कपड़ों की एक परत के ऊपर से उसे सहलाते हुए, और उसने अपनी बाहों को और भी कस लिया। टियो कियो को उसकी गोद में बैठना पड़ा। तुम्हारी गर्दन पर भी यह घाव है, मैंने इसे अभी तक साफ नहीं किया है। टियो कियो ने थोड़ा मना किया, वह खड़ा होना चाहता था। हिलना मत, वेई शाओ ने कहा। टियो कियो के पास स्थिर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेई शाओ ने उसके हाथ से जेड की छड़ी ली और धीरे से उसके मुलायम गालों और चेहरे को रगड़ा। उसके लौटने से पहले टियो कियो ने स्नान कर लिया था। उसमें अभी भी हल्की, ठंडी, कोमल सुगंध थी। वेई शाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके बालों और गर्दन से आती खुशबू को गहरी सांसों में लिया। वह एक क्षण तक सूंघता रहा, फिर चूमने के लिए नीचे झुका। बेहद स्नेही। टियो कियो ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसका पूरा शरीर उसकी छाती में टिका हुआ था, जिससे वह उसे चूमने लगा। एक क्षण बाद उसने पूछा, इन 2 दिनों में क्या हुआ? तुम्हें मुझे बताना ही होगा, है न, वेई शाओ? टियो कियो की गर्दन को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा था। जब उसने उसका सवाल सुना तो वह थोड़ा रुक गया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है, उसने अस्पष्ट उत्तर दिया और उसे चूमना जारी रखा। हाथ भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और अंततः उस छाती पर जाकर रुक गया जो उसके यहाँ विवाह के बाद से थोड़ी बड़ी हो गई थी। टियो कियो ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और खड़े हो गए। आप पूरे दिन व्यस्त रहे हैं, शराब पीने और लोगों से लड़ने में। आप बहुत थक गए होंगे, आपको जल्दी सो जाना चाहिए।
पीछे से एक हाथ आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ट्यूक्यू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह अपना सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुकाकर उसे गौर से देख रहा है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। वेई शाओ ने धीरे से खींचा और जियो कियाओ फिर से उसकी गोद में बैठ गई। इस बार उसने अपनी बाहों से उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया तथा दूसरे व्यक्ति को अपनी बाहों में पूरी तरह जकड़ लिया, जिससे उसकी पीठ उसकी छाती से सट गई। लेकिन अभी भी कोई शब्द नहीं। ट्यूक्यू ने कई बार मना किया लेकिन वह भाग नहीं सका। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन जब तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं डर गई और मेरा दिल टूट गया। मैं अभी भी दुखी हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में यह सब मेरी गलती है। ट्यूक्यू ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसे गौर से देखा और धीरे से कहा। वेई शाओ चुप रहा। जैसे ही ट्यूक्यू के दिल में धीरे धीरे निराशा होने लगी, उसने अचानक उसे गले लगा लिया, उसके पूरे शरीर को घुमाया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। जब तक वह अपनी पीठ सीधी रखे, वह दूसरे व्यक्ति की आंखों में देख सकती थी। अगर मैं फिर से उसी तरह गुस्से में आ जाऊं, तो तुम मुझे पहले की तरह मार सकते हो, अंततः वह बोला। चेहरा धीरे धीरे हल्का लाल हो गया, बोला गया प्रत्येक शब्द कठिन लग रहा था। ट्यूक्यू दंग रह गई और फिर धीरे से नाक सिकोड़ते हुए बोली, मार्क्विस बहुत ताकतवर है। पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं भाग्यशाली थी कि तुमने मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन उस घटना के बाद मैं इसके बारे में सोचती रही और डरती रही। मैं मार्क्विस को फिर से मारने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मारो, तो बस मुझे मारो। तुम सच में मुझे दोष नहीं देते। वेई शाओ ने अपना सिर हिलाया। वापस लड़ने की गारंटी नहीं? अगर मैं वापस लड़ूं, तो क्या तुम इसे संभाल सकते हो? उसने कोई आपत्ति नहीं की। इसके अलावा मैं उसे मारना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर धीरे से दूसरा वाक्य जोड़ा। ट्यूक्यू ने उसकी ओर देखा। उसने भी उसकी ओर देखा। 4 आंखें मिली। मोमबत्ती की हल्की टिमटिमाती रोशनी में इतनी शांति थी कि हम एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन सकते थे। जब उसने यह कहा तो उसकी आंखों में स्पष्ट निश्चय झलक रहा था। वह आदमी कितना घमंडी था। उसने वेई परिवार के पुरुषों के बीच के मामले के बारे में उसे बताने से इनकार कर दिया। वह यह समझ सकती थी, लेकिन वह चाहती थी कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्यूक्यू हिचकिचाया। हालांकि वह अभी भी नहीं जानती थी कि उसने आज रात वेई यान के साथ क्यों झगड़ा किया, लेकिन आज रात उसके लौटने के बाद मिले संकेतों के आधार पर उसे लगा कि शायद यह समस्या पहले ही हल हो चुकी है। कम से कम यह उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी उसे आशंका थी। उम्मीदें बस इतनी ही हैं। अब मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही इसका समाधान कर लिया है। आज रात का उनका रवैया अधिक विशेष था। यह 2 दिन पहले के उनके रवैये की तुलना में एक सुखद आश्चर्य जैसा था। ट्यूक्यू ने कुछ देर सोचा और अंततः उस पर और अधिक दबाव न डालने का निर्णय लिया। तुमने कहा था, याद रखना, यह आखिरी बार है। अगर तुम मुझ पर फिर से गुस्सा हुए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। वेई शाओ ने कहा। हाँ। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उनके माथे एक दूसरे से छू गए। उसकी गर्म सांसों में शराब और उस दवा की तेज गंध मिल गई जो उसने अभी अभी उसे लगाई थी, लेकिन उसे कोई घृणा महसूस नहीं हुई। जब उसने उसके होठों को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, आज्ञाकारी ढंग से उसके कंधे पर झुक गई और चुंबन को लंबा करने के लिए सहयोग करने हेतु अपना सिर पीछे झुका लिया।
अंत में एक छोटा सा हाथ चुपचाप दूसरे व्यक्ति की शर्ट के माध्यम से चला गया, उसकी त्वचा को छूते हुए। वास्तव में उसकी मांसपेशियां बहुत स्पष्ट थीं, उसकी त्वचा चिकनी थी, एक जवान आदमी की मजबूत भावना से भरी हुई थी। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो यह और भी स्पष्ट था। चाहे वह छाती हो, पीठ हो, पेट हो, नितंब हो या जांघें हों, किसी भी स्थान को छूने पर आराम महसूस होता है। यह अनुभूति अद्भुत होती है। वेई शाओ को भी उसके स्पर्श का एहसास अच्छा लगा। इसके अलावा प्रतिक्रिया काफी तीव्र थी। हर बार जब वह उसे सहलाती, विशेषकर जब संवेदनशील क्षेत्रों को छूती, तो वह उत्तेजित भाव दिखाता, मानो वह मरने वाला हो। उस समय टियो कियो को बहुत सफलता महसूस हुई, लेकिन पहले उसने शायद ही कभी उसे छूने की पहल की थी। यदि मैं दूसरे व्यक्ति के अनुरोध को पूरा भी कर देता, तो भी मैं उसे केवल कुछ बार ही छूता, बिल्कुल निष्क्रिय भाव से। शायद आज रात उसके सूजे हुए चेहरे ने ही उसकी मातृ प्रवृत्ति को उत्तेजित कर दिया था। यद्यपि अपराध स्वीकार करने का यह रवैया उसे संतुष्ट नहीं करता था, फिर भी इसे सौम्य माना जाता था। इसलिए ट्यू क्यू ने प्रोत्साहन के तौर पर उसे दुलारने का फैसला किया। उसका छोटा, मुलायम हाथ धीरे धीरे उसकी शर्ट में घुस गया, छाती से होते हुए पेट के निचले हिस्से तक ले जाए। वेई शाओ की सांसें भारी हो गई। महाराज, वह महिला यहाँ है। अचानक दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी नानी की आवाज आई। ट्यू क्यू चौंक गई, उसका हाथ वेई थ्यू के पेट पर रुक गया। वेई शाओ ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसके हाव भाव से उसकी नापसंदगी झलक रही थी। ट्यू क्यू ने उसकी ओर देखा। नगुडोंग में वेई परिवार के पास आए हुए उसे आधा साल हो गया है। इससे पहले अगर कुछ भी होता था, तो श्रीमती चू किसी को उसे खोजने के लिए भेजती थी और उसे या वेई शाओ को बुला लेती थी। यह पहली बार था जब श्रीमती चू व्यक्तिगत रूप से वेस्ट रूम में आई थी। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। ट्यू क्यू जल्दी से उसकी गोद से नीचे उतरी और अपने कपड़े ठीक किए। यह देखकर कि वेई शाओ ने केवल एक चीनी अंगरखा पहना हुआ था तथा उसकी कमीज का किनारा खुला हुआ था, ट्यू क्यू ने जल्दी से उसे ठीक किया तथा जल्दी से उसका कोट भी ऊपर कर दिया। वेई शाओ आलस से खड़ा हुआ और उसे अपनी सेवा देने दिया और अपना कोट पहन लिया। उसकी पोशाक ठीक करने के बाद वह उसके हल्के से लटकते बालों को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर फिर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद चूथी की आवाज आई, थ्यूनी, बाहर आओ, अधीर एवं चिंतित। वेई शाओ दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। श्रीमती चू पहले से ही दरवाजे के सामने इंतजार कर रही थी। रोशनी के लिए धन्यवाद, उन्होंने केवल नजर डाली और आश्चर्य में कहा, सच में? किसने आपको इस तरह पीटा? वेई शाओ ने उत्तर दिया, आपने बहुत अधिक शराब पी ली और जब आप वापस आए तो आप लापरवाही से अपने घोड़े की सवारी कर रहे थे और गिर गए। बकवास। श्रीमती चू गुस्से में थी। क्या आपको लगता है कि मैं अंधी हूँ? यह एक गिरावट है। अभी अभी मैंने कमरे में एक बूढ़ी नानी को यह कहते हुए सुना कि जब आप अपने चेहरे पर चोटों के साथ घर आए, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। कौन सा बेवकूफ इतना साहसी है कि आपको इस तरह से पीटने की हिम्मत करता है? उसकी आंखें अंदर ज्योकियाओं की ओर चली गईं। ट्यू क्यू डर गया। अगर यह कुछ नहीं कहता, तो तुम पूछते क्यों नहीं? तुम आकर मुझे क्यों नहीं बताते? चूथी ने जोर से चिल्लाया। ट्यू क्यू ने कुछ नहीं कहा। वेई शाओ थोड़ा गुस्से में था। माँ, इतना उपद्रव मत करो। मुझे केवल त्वचा पर एक छोटी सी चोट लगी है, क्या इतनी दूर जाने की जरूरत है?
मैं आपको वापस आपके कमरे में ले जाऊं और जल्दी आराम करूं। वेई शाओ कमरे से बाहर चला गया और चूथी से अपने कमरे में वापस जाने का आग्रह किया। अपने बेटे को इस तरह जल्दी से जाते देख चूथी को अनिच्छा से उसका पीछा करना पड़ा। वेई शाओ ने उसे ईस्ट रूम के दरवाजे तक छोड़ा। माँ, अंदर जाकर आराम करो। तुम्हारा बेटा आज थोड़ा थका हुआ है, इसलिए वह जल्दी सोने की योजना बना रहा है। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। चूथी ने अपने बेटे की पीठ को धीरे धीरे पीछे हटते देखा। आज सुबह जो हुआ वह अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अपने प्यारे बेटे के लिए उसकी चिंता उस दबाव से ज्यादा हो गई थी जो मैडम तू ने पिछले 20 सालों में उसे दिया था। वह खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से बाहर निकलकर वेई शाओ को बुलाया। दूसरी बार जब वह रुका तो वेई शाओ ने असहाय होकर अपना सिर घुमाया और पूछा, माँ ने और क्या कहा? झोशी ने चारों ओर देखा। यह देखकर कि कोई भी आसपास नहीं था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, शाओ एर, माँ ने कई सालों तक इस मामले को अपने तक ही सीमित रखा है। मूल रूप से माँ यह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे चिंतित कर दिया। इसके बारे में सोचने के बाद माँ को लगा कि तुम्हें सब कुछ बता देना सबसे अच्छा है। आखिरकार तुम्हें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए ताकि तुम पहले से सावधानी बरत सको। अन्यथा अगर भविष्य में कुछ हुआ तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। वेई शाओ ने आह भरी, माँ किस बारे में बात करना चाहती है? यह मेरे चचेरे भाई के बारे में है। वह हमारे जैसा नहीं है। वह हान नहीं है। वह एक हुन है। झोशी ने अपने होठों को काटा, प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए। वेई शाओ स्तब्ध रह गया, अपने दिल में बेचैनी की बढ़ती तीव्र भावना को दबाने की कोशिश करते हुए। उसने ठंडे स्वर में पूछा, माँ ने ऐसा क्यों कहा? झोशी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उसके पिता वेई परिवार के दामाद हैं? आप जो जानते हैं वह आपकी दादी के झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे उस साल के बारे में सब पता है। उस समय मैं आपके पिता से कुछ ही साल पहले शादी करके आया था। आपकी चाची को जियोनग्नू के राजा रीझू ने अगवा कर लिया था और 3 साल बाद आपके पिता उसे बचाने में सक्षम हुए थे। उस समय उसके गर्भ में पहले से ही जियोनग्नू का खून था। तब तक 5 महीने हो चुके थे। मुझे उसे दर्दनाक तरीके से सलाह देनी पड़ी कि वह उसे न रखे। उसने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके बच्चे को जन्म देने पर अड़ी रही। वह आपका अच्छा चचेरा भाई है। आपकी चाची ने उसे जन्म दिया और मर गई। चूशी के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। मैं जानता था यह नाजायज बच्चा एक तरह का अन्यायपूर्ण भाग्य होगा। उस समय मैंने यह भी कहा था, अगर माँ अब नहीं रही तो उसे वापस भेज दो और उसे उस जियोनगानू को पालने के लिए दे दो। तुम्हारी दादी ने उसे रखने और खुद उसकी देखभाल करने पर जोर दिया था। ऐसे ही कई साल बीत गए। उसने यह बात भी छुपाई और मुझे नहीं बताई। थियोनी, माँ तुम्हें सब कुछ बताना चाहती है, इसलिए नहीं कि माँ उसे माफ नहीं करती। लेकिन मेरा चचेरा भाई हान नहीं है। देर सवेर वह बुरा सोचेगा ही। यदि आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है और उस व्यक्ति से सावधान नहीं रहते, तो भविष्य में यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आपदा होगी। आज लोकलाय सम्मेलन में वह मंच पर लड़ने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? क्या इसका उद्देश्य इसे आपके सिर पर थोपना और बाद में मार्क्विस का पद हड़पने की साजिश करना नहीं है? शाओएर, जरा सोचो, हमारे वेई परिवार के पूर्वज पीढ़ियों से युद्धों में तैनात हैं और वे हूणों के साथ मतभेद रखते हैं, फिर भी वे अपने परिवार में एक हूण को पालते हैं। अगर यह बात फैलती है। जब झोशी अभी भी बात कर रहा था तो वेई शाओ की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। उसने झोशी को पीछे छोड़ दिया और चलने के लिए मुड़ गया। झोशी दंग रह गया और जल्दी से उसका पीछा किया।
मेरा बेटा, अपनी दादी को मत बताना कि मैंने तुमसे कहा था, उनके सामने इस बात का जिक्र मत करना। इससे पहले कि वह बोल पाती, वी शाओ की पीठ तेजी से रात में गायब हो गई। झोउशी ने धीरे धीरे चलना बंद कर दिया, अंधेरे दालान में अकेली खड़ी, एक पल के लिए स्तब्ध। उसने इतने सालों से अपने दिल में यह राज दबा रखा था, और आज उसने आखिरकार अपने बेटे को बता दिया। उसका वर्तमान मूड 30 साल की गर्भावस्था के बाद एक राक्षस को जन्म देने से अलग नहीं था, आराम से रहने में असमर्थ। हालांकि कुछ मिनटों के आराम के बाद उसे थोड़ा डर लगा। उसे डर था कि मैडम जू को पता चल जाएगा। हालांकि उसके तुरंत बाद उसके मातृत्व स्वभाव ने इस डर पर काबू पा लिया। उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। जब तक वह ठीक था, वह क्या नहीं छोड़ सकती थी? झोउशी ने खुद से कहा। अध्याय 67। वी शाओ के चले जाने के बाद वी यान अभी भी मरते हुए आदमी की तरह जमीन पर पड़ा था। अभी अभी उसने वी शाओ से लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, और वी शाओ ने भी ऐसा ही किया। उसने बिना किसी दया के हमला किया। अभी भी उसकी नाक से खून बह रहा था, फिर भी वह नहीं हिला। गर्म खून उसके चेहरे से बहता हुआ धीरे धीरे पीछे कीचड़ में गिरता गया। बारिश हुए आधा महीना हो चुका था, बंजर भूमि सूखी और फटी हुई थी। वेई नगीम की सांसों में कीचड़ की गंध के साथ खून की बदबू भरी हुई थी। लेकिन इस स्वाद ने उसे खुशी का एहसास कराया जब उसने खुद को मुक्त किया। उसे नहीं पता था कि वह कब से वहां पड़ा था। अचानक दूर से हान चीनी कपड़ों में लगभग 7 या 8 लोग इस जगह की ओर दौड़े। जब वे करीब आए तो नेता वेई यान के पास गया, उसे उठाने में मदद की और खून बहना बंद कर दिया। वेई यान ने दूसरे व्यक्ति को दूर धकेल दिया, खुद उठ गया और नशे में धुत की तरह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। युवा मास्टर हुओ यान ली उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गया। 7 या 8 जियोंगनू योद्धा भी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और जोर से चिल्लाने लगे। वेई यान ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। हु यान ली जमीन से उठे और उनका पीछा किया। युवा स्वामी। वेई शाओ को पहले से ही युवा स्वामी से दुश्मनी है। क्या युवा स्वामी जीवन भर उनके द्वारा कैद रहने को तैयार हो सकते हैं? क्या उन्हें अब अपने वंश की भी परवाह नहीं है? वेई यान धीरे धीरे रुक गया। उजाड़ मैदानों, गरजती रात की हवा और धुंधली चांदनी के बीच उसकी पीठ पत्थर की मूर्ति में अकड़ गई लग रही थी। अचानक वह पलटा, दहाड़ा और पागल शेर की तरह हु यान ली की ओर मुक्का मारा। हु यान ली को उसने लात मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह रेंगता हुआ ऊपर आया और बोला, युवा गुरु का खानदान बहुत अच्छा है, अब वह मोती में मोती की तरह है, जल्दी या बाद में दुनिया को पता चल जाएगा। वेई यान ने हु यान ली की छाती पर एक और मुक्का मारा। दूसरी बार नीचे गिरते हुए हु यान ली ने मुंह से खून थूका। उन्होंने तीसरी बार उठने के लिए संघर्ष किया और जारी रखा। एक बार जब युवा मास्टर लौटते हैं तो उपलब्धियां पहुंचती हैं। वेई यान की आंखें रक्तपात थीं। उनकी अभिव्यक्ति फेरन से भरी हुई थी। उन्होंने हु यान की पीठ पर कृपाण को बाहर निकाल दिया और हु के सिर पर कोई डर नहीं था। युवा मास्टर की दयालुता और मदद के लिए नहीं है। चांदनी एक भेड़िया के फैंग के आकार के तेज ब्लेड पर परिलक्षित होती है, जो एक चांदी की रोशनी बनाती है जो हवा की तरह गुजरती है। वेई यान ने जोर से सांस ली। उसकी आंखें पागलपन से चमक उठीं, उसके कंधे थोड़े कांपने लगे, उसके गले से गुड़गुड़ाहट की आवाजें आने लगीं। अचानक उसने गैस भरी और मुंह में ताजा खून थूक दिया। युवा मास्टर हुओ यान ली चौंक गया और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक उसका शरीर रुक गया।
उसने कुछ दर्जन कदम दूर एक लंबा, मजबूत व्यक्ति देखा। चांदनी उस व्यक्ति के सिर के ऊपर तक फैली हुई थी। वह हिलता डुलता नहीं था और किसी को पता नहीं था कि वह कब आया, बेशक उन्हें पता नहीं था। वह व्यक्ति तेजी से इस जगह की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर चमकने लगी जिसे हु यान ली अपनी आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। वेई शाओ, उसने आश्चर्य से कहा, और जमीन पर घुटने टेके हुए जियोंगनू योद्धाओं का समूह तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपनी तलवारें खींची और आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होकर सामने की ओर पंक्तिबद्ध हो गया। वेई शाओ रुकने से पहले 7 या 8 कदम चला। उसकी आंखें वेई यान की ओर देख रही थी। वेई यान धीरे धीरे सीधा हुआ और जियोंगनू योद्धाओं की पंक्ति के बीच से सामने की ओर देखते हुए उसने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मिली। उनके पैरों के नीचे की जंगली घास हवा से जमीन पर उड़ गई। उसके कानों में तनाव के कारण हो यान ली की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। सुनसान जंगल के बीच में पहाड़ों के पार बहती रात की हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद वेई शाओ ने कहा, तुमने जियोंगनू के साथ बातचीत कब शुरू की? उसकी आवाज में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। शांति से मानो वह कोई बहुत ही साधारण सी बात कह रहा हो। वेई यान ने अपना सिर उठाया, गहरे नीले आसमान की ओर देखा। गुडोंग शहर के बाहर एकाकी शरद ऋतु की रात में ठंडी हवा को महसूस करने के लिए गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अपनी दादी से मिलने जाऊंगा, उन्हें सबसे संतोषजनक तरीके से जवाब दूंगा। अचानक उसने अपने हाथ से चाकू फेंक दिया, अपनी आंखें खोलीं। वेई यान की अभिव्यक्ति शांत हो गई थी और वह जाने के लिए एक कदम बढ़ा। युवा गुरु हु यान ली ने वेई यान की पीठ के पीछे पुकारा, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा। उसने वी शाओ की ओर देखा, उसकी आंखें सतर्कता से उस पर टिकी हुई थी। फिर धीरे धीरे लगभग 1 दर्जन कदम पीछे हट गया, जिससे जियोंगनू योद्धा जल्दी से चले गए। उनकी पीठ रात के जंगल में गायब हो गई। वी शाओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया, उस आकृति को घूरते हुए जिसे वी यान ने छोड़ा था। वह भी उसके पीछे भागा, उस आदमी का कॉलर खींचते हुए। तुम उनसे मिलने क्यों जा रहे हो? क्या तुम पहले से ही जियोंगनू लोगों के साथ गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हो? क्या तुम अपनी दादी को मौत के घाट उतारना चाहते हो? वी शाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वी यान का शरीर एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। भले ही तुम मेरे अपमान को अनदेखा कर सको, फिर भी मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी दादी दयालु और बुद्धिमान है, यह सब उन्हें तय करना है। उसकी अभिव्यक्ति रात के आसमान में अर्धचंद्र की तरह वीरान थी। वी शाओ का चेहरा पीला पड़ गया, उसके भींचे हुए दांत स्पष्ट चटकने की आवाज कर रहे थे। उसके हाथ अभी भी कपड़े में लिपटे हुए थे। उसकी तलवार अचानक ऊपर उठी और वेई यान जमीन पर गिर पड़ा। जब तक मैं मर न जाऊं, अपनी दादी के सामने बकवास करने के बारे में सोचना भी मत। मैं आपको अपना मन बदलने की अनुमति नहीं देता। वह किसी भी कारण से नहीं सोच सकती थी कि ईस्ट रूम से झो शी ने उसे इस तरह के घबराहट में बुलाया था, और अगले दिन उसका दिल असहज था। शाओ घर नहीं लौटा और कोई नहीं जानता था कि वह अब कहाँ है। उस समय उसने मूल रूप से सोचा था कि शायद मैडम तू को पता होगा कि वेई शाओ कल रात कहाँ था, लेकिन यह पता चला कि मैडम तू को भी उसका ठिकाना नहीं पता था। वेई शाओ को अपने साथ आते न देख उसने जियो कियाओ से पूछा। एक्साइयो कियाओ then told her about last night when Zhu Shi went to the other room. Wei Shao sent her back to the east room, then left without saying anything. Madam Tu asked, did you go to the yamen early in the morning to check? I sent someone.
but they said that my husband wasn't there. He didn't stop by the Yamen last night either. Madame Tu was pensive for a moment. She looked at Kiao Siai, smiled and said, "Today I returned to Due Chao. My brother-in-law was supposed to see me off part of the way. But maybe there was some reason last night. He still hasn't returned yet. Please wait a moment, Grandma will send someone to look for him." Kiao Siai quickly replied, "Maybe my brother-in-law is busy with something important so he hasn't returned. This time I've bothered you a lot. Thanks to Grandma, brother-in-law and cousin's favor, I'm very grateful. Last night I was even sent off by General Lee. If my brother-in-law has something to do this morning, there's no need to send him off." Madame Tu told Xiao Kiao to keep him. "थोड़ी बात करने के लिए वापस आओ." जियो कियाओ ने कियाओ सी को ले जाने के बाद उसने झोउ शी और गोंगसन यांग से पूछने के लिए किसी को भेजा। झोउ शी जल्दी से उत्तरी कमरे में चली गई। उसने कहा कि कल रात उसने सुना कि उसका बेटा एक चोटिल चेहरे के साथ लौटा था और वह चिंतित थी, इसलिए वह यह देखने आई कि क्या हो रहा है। फिर बेटा उसे पूर्व के कमरे में ले गया और चला गया। उसे भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि वह पूरी रात वापस नहीं आया। बात करते समय चू थी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मैडम तू से नजर मिला सके। उसने अपना सिर नीचे कर रखा था। मैडम तू ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर उसे जाने दिया। जो व्यक्ति कांग टॉन डोंग से पूछने आया था वह भी लौट गया। उन्होंने कहा कि मार्क्विस शाम को लौटने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। दफ्तर में कोई जरूरी खबर नहीं थी। मैडम तू ने एक पल के लिए सोचा, तभी एक बूढ़ी नानी खुशी खुशी यह बताने के लिए आई कि दक्षिणी सेना अभी अभी लौटी है और बूढ़ी महिला के घर जाने की तैयारी कर रही है। मैडम तू ने राहत की सांस ली। उसके तुरंत बाद उसने परिचित कदमों की आवाज सुनी। जो व्यक्ति अंदर आया वह वास्तव में वेई शाओ था। जैसे ही वह आया, उसने मैडम तू को सलाम किया। मैडम तू ने जल्दी से उसे खड़ा किया और उसकी तरफ देखा। जैसा कि चू थी ने कहा था, उसके चेहरे पर कई घाव थे। वह पूछे बिना नहीं रह सकी। वेई थ्यू ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, "कल रात मैं बहुत नशे में था। मैं गलती से गिर गया और मेरी त्वचा में खरोंच आ गई। यह सिर्फ बाहरी रूप से मामूली चोट है। दादी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।" मैडम तू को भी संदेह हुआ। यह देखकर कि वह सच नहीं बता रहा था, उसने पूछना बंद कर दिया। उसने उससे पूछा कि वह कल रात कहाँ गया था। वेई शाओ ने उत्तर दिया, "कल सुबह मैं बहुत व्यस्त था और बहुत से मेहमान आए हुए थे। मुझे याद आया कि सरकारी कार्यालय में कुछ अधूरा था, इसलिए मैंने उसे निपटाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में कोई दोस्त मिलेगा। वह मुझे बहुत उत्साह से आमंत्रित करता रहा और मना करना अपमानजनक होगा। इसलिए मैं कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर गया, पूरी रात नशे में रहा और आज सुबह ही लौटा। मैंने अपनी दादी को चिंता में डाल दिया कि मैं बेवफा हो रहा हूँ।" मैडम तू ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। "आज तुम्हारे जीजाजी अलविदा कहने आए थे, इसलिए तुम्हें उन्हें कुछ देर के लिए विदा करना चाहिए। अगर तुम उनके आने पर उनका अभिवादन करने नहीं आए, तो तुम्हें उनके जाने पर उन्हें विदा करने भी आना चाहिए।" वेई शाओ ने हाँ में उत्तर दिया और जाने के लिए खड़े हो गए। मैडम तू ने उसकी पीठ की ओर देखा और अचानक बोली, "तुमने कल अपने चचेरे भाई को क्यों नहीं देखा? मैंने सुना है कि वह कल रात भी वापस नहीं आया। वह यंग मास्टर कियाओ के काफी करीब है, फिर भी वह आज उसे छोड़ने नहीं आया। वह कहाँ गया था, तुम्हें पता है?" वेई शाओ के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। वह तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, "कल रात मैं वास्तव में नशे में था और सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बस गिर गया और मेरे चेहरे पर चोट लग गई
और मैं अपनी दादी को यह बताना भी भूल गया। कल रात मेरा सबसे बड़ा भाई पूरी रात ग्रेट डिस्ट्रिक्ट में वापस चला गया। वह मेरी दादी के आराम में खलल डालने से डरता था, इसलिए वह अलविदा कहने नहीं आया। उसने मुझे आपको बताने के लिए कहा। मैडम तूने विनम्रता से पूछा, क्या ग्रेट डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ है? यह इतना जरूरी क्यों है? चिंता मत करो दादी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह बस इसे खुद संभालना चाहता है, वेई शाओ ने जल्दी से जवाब दिया। मैडम तूने एक पल के लिए सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। देर हो रही है, आप पहले जाइए, वेई शाओ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, फिर मुड़कर जल्दी से चली गई। जियो कियाओ ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी वेई शाओ को वापस आते नहीं देखा। यह देखकर कि देर हो रही थी, हालांकि यह अच्छा नहीं था। उसे कियाओ तू के समूह को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कराना चाहिए था। उसने साफ सफाई की और जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले मैंने सुना कि वेई शाओ वापस आ गया है। सचमुच? एक क्षण बाद उसकी आकृति तुरंत प्रकट हुई और तब जाकर टियो किएओ ने राहत की सांस ली। उसने उसे कमरे में स्वागत किया और जल्दी से उसके कपड़े बदल दिए। जब टियो किएओ ने उसे कपड़े पहनाए तो उसने देखा कि वह चुपचाप खड़ा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका चेहरा ठंडा था, जैसे कि वह किसी ऐसी दुनिया में गिर गया हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब वह पिछली रात उसके साथ अंतरंगता से समय बिता रहा था। पिछली बार जो हुआ था उसके कारण इस बार टियो किएओ ने उसे परेशान नहीं किया। बेल्ट बांधने के बाद ही उसने धीरे से पूछा, क्या कल रात आपको कुछ हुआ था, पति? आप पूरी रात बाहर गए और वापस नहीं आए, जिससे मुझे पूरी शाम चिंता होती रही। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वेई शाओ को अभी होश आया है। उसने हाँ कहा और अपना सिर नीचे करके उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। वह एक पल के लिए रुका और बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी आवाज अब भी पहले जैसी ही उदासीन थी। उसे ऐसे देखकर टियो किएओ को पता चल गया कि वह उसके साथ इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसे कपड़े पहनने में मदद करने के बाद वे दोनों साथ साथ बाहर चले गए। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वेई शाओ अचानक एक पल के लिए रुक गया, पीछे मुड़ा और अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी। जब उसने छोड़ा तो उसकी आवाज कुछ हद तक माफी मांगने वाली थी। कल रात मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं तुम्हारे छोटे भाई को शहर से बाहर ले जाऊंगा। जियो कियाओ ने थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, धन्यवाद पति, मैंने तुम्हें परेशान किया है। अध्याय 68। कल के लोकलाई सम्मेलन में अगर हम सबसे मजबूत व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे तो वह क्यू तुका था। उन्होंने न केवल बहादुरी से लोक खोई पर विजय प्राप्त की, बल्कि उनका आचरण भी बहुत प्रभावशाली था। सफेद कपड़ों में घोड़े पर सवार और अखाड़े में धनुष चलाते हुए एक सुंदर और फुर्तीले युवक की छवि सिर्फ एक रात में पूरे नगुडोंग में फैल गई। जब समूह शहर छोड़कर मुख्य सड़क से गुजरा तो उन्होंने सुना कि आज नुक्वान का छोटा भाई, जिसने कल लोक खोई जीता था, जा रहा है। अनगिनत महिलाएं सड़क के सामने दौड़ पड़ी, बस सुंदर युवक क्यूतू को देखने के लिए। पूरा रास्ता लोगों से घिरा हुआ था जो उसे देख रहे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि क्यूतू की प्रतिष्ठा क्वान हाउ के बहनोई से भी अधिक थी। शहर के द्वार से बाहर निकलते समय वेई थिएओ रुक गया। दुयिन चाओ के दूत डुओंगफुंग द्वारा कुछ विनम्र शब्द कहने की प्रतीक्षा करते हुए पिछले कुछ दिनों में मेजबान द्वारा किए गए विचारशील व्यवहार के लिए आभार व्यक्त करते हुए क्यूतू ने नगु थिएओ के प्रति भी आभार व्यक्त किया, लेकिन उसके लिए अपने इस साले के प्रति कोई आत्मीयता महसूस करना मुश्किल था। इसके अलावा
उसके प्रति उसका रवैया बिल्कुल उदासीन था, जैसे उन दोनों के बीच अलगाव की एक परत हो। आभार व्यक्त करने के बाद कहने को कुछ नहीं था। अपने दिल में उसने फिर से वेइन हीम के बारे में सोचा। कल लोकलाय सम्मेलन के बाद उन्होंने उसे भोज में भी नहीं देखा, इसलिए क्यों तूने अनजाने में ही शहर के गेट की ओर कुछ और बार देखा। गुई थियू ने भी अनुमान लगा लिया कि वह गुइन घिएम को ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। उसने क्यूतू से सिर्फ इतना कहा, रास्ते में ध्यान रखना, और फिर मुड़कर अपने घोड़े पर सवार हो गया। समूह ने नगुडुओंग को छोड़ दिया, जो दुयेन चाओ की ओर दक्षिण की ओर सड़क पर था। वेई थियो के चले जाने के बाद मैडम तु ने किसी को चू किएन को फोन करने के लिए भेजा, ताकि वेई नगीम के ठिकाने के बारे में पूछा जा सके। उसे यह कहते हुए सुनकर कि उसने कल वेई यान को नहीं देखा था, उसने पूछना जारी रखा, पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने उसकी सेवा करते समय कुछ असामान्य देखा है? झो क्वान ने उत्तर दिया, बूढ़ी महिला को रिपोर्ट करना। कुछ दिन पहले यह नौकर भी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आने का इरादा रखता था। यह सच है कि ड्यूक पहले जैसा नहीं है। क्या अलग है? मुझे सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छोड़ो। हाल ही में ड्यूक अपनी रखैलों के साथ बहुत अंतरंग नहीं रहा है। इस नौकर को लगता है कि उसके दिमाग में कुछ है। कुछ दिन पहले दाजुन के लिए रवाना होने से पहले उसने तीनों रखैलों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वह अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया और सख्त आदेश दिया कि बिना अनुमति के किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि यह इतना अलग क्यों है? यह नौकर ईमानदारी से नहीं जानता। चू क्वेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन संयोग से कुछ दिनों बाद घर जल गया। मैडम तूने एक पल के लिए सोचा, इसके अलावा क्या कोई और असामान्य बात है? उदाहरण के लिए, वह अक्सर अजीब लोगों के साथ रहता है। हाल ही में ड्यूक शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत करता है। मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। जब वह रात को वापस आता है तो वह केवल अकेले ही शराब पीता है। वह आम तौर पर कहाँ जाता है? क्या आपने पूछा है? क्या किसी ने उसे देखा है? चू क्वेन ने जवाब दिया, बूढ़ी महिला को रिपोर्ट करते हुए, मैंने देखा कि ड्यूक पूरी रात वापस नहीं आया। मुझे याद है कि वह अक्सर लाचुंग वार्ड में जाता था। आज सुबह भी मैं उसे खोजने गया था। फिर मैंने कुछ सुना। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी झिझकी, फिर वह रुक गया। क्या है? मैडम तू की एकमात्र आंख ऊपर देख रही थी। मैंने दरबान को यह कहते हुए सुना कि कल रात मार्क्विस ड्यूक को खोजने के लिए वहां गया था। उस व्यक्ति के अनुसार मार्क्विस उस समय नशे में लग रहा था। वह अंदर घुस गया, दरवाजा खोल दिया। शायद ड्यूक के साथ कोई झगड़ा हुआ था। उसके बाद मार्क्विस और ड्यूक साथ साथ बाहर चले गए। आगे क्या हुआ यह दूसरे व्यक्ति को नहीं पता। मैडम तू ने भौहें सिकोड़ ली। चू किएन भी अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा था। एक क्षण बाद श्रीमती तू ने कहा, मैं समझ गई, आप पहले नीचे जाइए। चू क्वेन ने उत्तर दिया और फिर चला गया। मैडम तू एक पल के लिए तो बेसुध हो गई। फिर उसने किसी को मैडम चू को यहाँ बुलाने के लिए भेजा। कल रात वह इतनी उत्साहित थी कि उसने अपने बेटे को इस बारे में बताया। हालांकि पहले तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर से सोचने के बाद उसे थोड़ा डर लगा। एक बेचैन रात। सुबह सुबह मैडम जू ने फिर से फोन किया। वेस्ट रूम ने शाओर को फोन किया, मेरे बेटे को घायल करें। खैर, उसने पूछना जारी रखा। उसके बाद थियो नी तुम्हें घर ले गई। क्या तुम दोनों ने कुछ और कहा? मैडम चू का दिल उछल पड़ा। मैडम तू की एकमात्र आंख की ओर देखते हुए उसने शांत होने की कोशिश की और जवाब दिया, नहीं। शाओर, बच्चे को घर ले जाओ और फिर घर जाओ। हालांकि उसने ऐसा कहा,
लेकिन उसकी आंखों में अनजाने में एक दोषी भाव दिखाई दिया। उसने मैडम टू को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और अपनी नजरें नीची कर ली। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे। यह इतना शांत था कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। मैडम चू जानती थी कि मैडम टू अभी भी उसे देख रही थी। उसने सांस लेना बंद कर दिया। उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक पल बाद मैडम टू की ठंडी आवाज गूंजी, कल रात तुम शायर को देखने वाली आखिरी व्यक्ति थी। आज सुबह मैंने अपनी भतीजी से सुना कि जब उसने उसे बुलाया था, उससे पहले वह अच्छे मूड में था। आप उसे घुमाने के लिए घर क्यों ले गए और फिर पूरी रात गायब रहे? मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे पहले से ही सब पता है। क्या उसने उसे नियम नहीं के बारे में बताया? मैडम चू के कंधे थोड़े कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और मैडम जू की एकमात्र नजर से मिली। उसका भाव ठंडा था। उसने तुरंत इस तथ्य के बारे में सोचा कि उसका बेटा भी आज सुबह उत्तरी कक्ष में गया था। शायद उसे कल रात उसके निर्देश याद नहीं थे और उसने मैडम जू को सब कुछ बता दिया था। उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मैडम चू इतनी घबरा गई थी कि उसका गला अवरुद्ध हो गया था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वास्तव में मैडम जू को ही इसका संदेह था। सुबह सुबह जब उसने मैडम चू को पुकारा तो उसने देखा कि उसकी आंखें थोड़ी अनिश्चित थीं। दशकों तक साथ रहने के बाद वह पहली नजर में ही जान गई थी कि यह व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। इसलिए उसने फिर से पुकारा। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर उसके दिल में भी एक अनुमान लगा। मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत, थी नहीं के सामने बकवास बोलना, उसके भाइयों के बीच कलह पैदा करना। पिछले कुछ दशकों में हालांकि मैडम टू चूथी को बहुत पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इस तरह चिल्लाती और चिल्लाती नहीं थी। बाहरी लोगों के सामने उसने अभी भी उस व्यक्ति को बहुत सम्मान दिया। चूथी इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लगभग शांत नहीं बैठ पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह समझाने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। माँ, शांत हो जाओ, मुझे पहले समझाने दो। मेरा इरादा भाइयों को अलग करने का नहीं था। यह कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। अगर मुझे यह कहना होता तो मैं बहुत पहले कह चुका होता। अब तक इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम्हें पता नहीं, असल में मैं भी बहुत चिंतित हूँ। क्यों नहीं एक ईमानदार व्यक्ति है, शायद ही कभी किसी के खिलाफ सतर्क रहता है। अगर यह कुछ और होता तो ठीक होता, लेकिन वेई यान की पृष्ठभूमि जटिल है। हमारे वेई परिवार ने एक जियोनग्नु को पाला है और उसके ऊपर उसे 30 साल तक पाला है। जल्दी या बाद में वह एक आपदा बन जाएगा। लेकिन शाओर को थोड़ा सा पता नहीं था। मुझे डर है कि वह बाद में पीड़ित हो जाएगी। बैंग। मैडम जू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सामने भारी गुलाब की चाय की मेज को फ्लिप करता था। टेबल पर सब कुछ दस्तक दे दिया गया था। चायदानी और कप को चकित कर दिया था। उसकी उंगलियों ने चूथी को दूसरी तरफ से इशारा किया, जैसे कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा बदल गया। जल्दी से मैडम जू का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। मैडम जू ने एक लंबी सांसें निकाल दी, उसकी आवाज को बाहर निकाल दिया। अंगों को लंगड़ा कर दिया गया। वह मुश्किल से जमीन से क्रॉल करने में कामयाब रही। शर्मीली और घबरा गई। उसने तुरंत दादी को छोड़ दिया। बिस्तर से उठ गई। बूढ़ी नानी को बाहर भेजकर वह उसकी सेवा करने लगी। काफी देर बाद मैडम टू के पीले चेहरे पर धीरे धीरे रंगत लौट आई और तभी उसे राहत महसूस हुई। जैसे ही वह पूछने वाली थी कि क्या वह कुछ पीना चाहती है, मैडम जू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, गाड़ी तैयार करो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। हालांकि उसकी आवाज अभी भी थोड़ी थकी हुई थी।
लेकिन वह अपनी पूर्व शांति में लौट आई थी। बूढ़ी महिला झोंग ने उत्तर दिया। वेई शाओ कियाओ सी को शहर से बाहर ले गया और जब वह वापस लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। वह सीधे लुओ झोंग वार्ड गया। दिन के समय लुओ झोंग वार्ड में बहुत भीड़ नहीं थी। वह पीछे के दरवाजे से अंदर आया, हरे भरे पेड़ों से ढके गलियारे से गुजरा, फिर सबसे सुंदर और शांत कमरे के सामने रुका, आधे बंद दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। कल रात वेई नीम यहीं रुके थे। कमरे की खिड़की खुली थी। उत्तर दक्षिणी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वह एक छोटे से स्टॉल पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसके बाल अभी भी अनचाहे थे। उसने केवल एक सफेद चीनी लबादा पहना हुआ था। उसके लबादे का किनारा खुला हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी ठोड़ी पर एक छोटी दाढ़ी उगी हुई थी। वह बेहद जर्जर दिख रहा था। अतीत के समय में ऊपरी मंजिल पर लहराते लाल लबादे, झुकी हुई छाया के साथ घोड़े पर सवार होने के सुरुचिपूर्ण आचरण का पूरी तरह से अभाव था। एक झुकी हुई छाया के साथ घोड़े पर सवार, ऊपरी मंजिल पर लहराते लाल लबादे, बोधिसत्व मैन, स्वर्गीय तांग राजवंश के एक कवि से अंश। मूल पाठ। मानो आज मैं दक्षिणी नदी का नाम ले रहा हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे वसंत के कपड़े चांदी के थे। घुड़सवार टेने पुल पर झुके हुए हैं। लाल बादल पूरी इमारत पर छा रहे हैं। जेड फूलदान में एक छिपा हुआ सुनहरा वक्र है जो पाइन और फूल पर अंकित है। मैंने फूल और सफेद बाल देखे हैं जो कभी वापस न आने की कसम खा रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर दुष्ट पुल पर झुकना, पूरी इमारत में लाल बादल इकट्ठा होना, वाक्यांश एक पुरुष और एक महिला की मुलाकात के दृश्य का वर्णन करता है। घोड़े पर सवार होना वीरतापूर्ण और राजसी है। दुष्ट पुल पर झुकना सुरुचिपूर्ण और लापरवाह है। पूरी इमारत में लाल बादल इकट्ठा होना ऊपर की लड़की को संदर्भित करता है जो इसके कारण झूल रही है। उसकी लाल आस्तीन लहरा रही है। वेई शाओ के कदमों की आहट सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने एक लंबा और सुंदर शरीर था जो एक जागीरदार की वर्दी में था और भी अधिक राजसी और विस्मय प्रकट कर रहा था। उसने कुछ देर तक उसे देखा और अचानक कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि मैंने गुप्त रूप से जियोंगनू से संपर्क किया था, फिर भी आपने मुझे यहाँ रहने दिया। क्या आपको डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा? वेई शाओ उसके सामने खड़ा था, मेज के दूसरी तरफ बैठ गया और जवाब दिया, यदि आपके पास भागने का दिल है तो मुझे पिछले 20 वर्षों के भाईचारे की अब और आवश्यकता नहीं है। वेई यान ने कुछ नहीं कहा। वेई शाओ ने जारी रखा, मुझे आपसे केवल एक वाक्य चाहिए। अब से मुझे सभी संबंध तोड़ देने चाहिए और जियोंगनू से अब और संपर्क नहीं करना चाहिए। पहले जैसा था, बाद में भी वैसा ही होगा। पहले जैसा था, बाद में भी वैसा ही होगा। वेई यान ने एक बार फिर बड़बड़ाया। उसने अपनी आंखें उठाईं और दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर रुक गया। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब भाव प्रकट हुआ। यहाँ तक कि मैंने आपकी पत्नी का अनादर करने का अपराध भी किया। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? उसने वेई शाओ को गौर से देखा और धीरे से कहा। उसकी आंखें वेई शाओ के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था। क्या मैं दुनिया के उन सभी लोगों को मार सकता हूँ जो मुझे अपमानित करते हैं? उसने धीरे से कहा। वेई नगेम दंग रह गया, फिर अचानक जोर से हंसा, यहाँ तक कि झूमते हुए। दूसरे भाई, हालांकि मैंने हमेशा आपको एक मार्क्विस माना है, मैंने कभी भी अपने दिल में आपकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन अब मुझे पता है, जब आप यह कह सकते हैं, तो वेई परिवार के मुखिया का पद कोई और नहीं बल्कि आप ही है। वह ऐसे ही हंसता रहा, पागलों की तरह, हंसते हुए आंसू बहाने लगा। वेई शाओ उसे देखता रहा।
उसके रुकने का इंतजार करते हुए उसने कहा, क्या हुआ? क्या आपने इस पर अभी तक विचार किया है? वेई यान के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपना सिर दक्षिण की खिड़की के बाहर धब्बेदार पेड़ की छाया को देखने के लिए घुमाया। एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपना सिर वापस घुमाया और धीरे से जवाब दिया, दूसरे भाई, आप इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि मैंने आपकी पत्नी को नाराज किया है। आप मुझ में घृणित जियोनगानो रक्तरेखा को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अब वापस नहीं आ सकता और मैं अब आपके बड़े भाई के रूप में आपकी सहायता नहीं कर सकता जैसे कि यह भाग्य था। जब तक आप मुझे नहीं मारेंगे, अगर मैं नहीं मारूंगा तो क्या होगा? दरवाजे के बाहर अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। उसके बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। वेई शाओ और वेई यान एक ही समय में मुड़े, यह नहीं जानते हुए कि मैडम जू कब दरवाजे के बाहर अपनी बेंत के साथ खड़ी थी। दोनों ही चौंक गए। वेई शाओ ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण थी। दादी, आप यहाँ क्यों हैं? मैडम जू ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वह सीधे अध्ययन कक्ष में चली गईं। वेई शाओ के पास से गुजरी। उनकी एकमात्र आंख अभी भी छोटे से स्टाल पर बैठे वेई यान को एक कठोर भाव से घूर रही थी। वह उनकी ओर चली और ठीक उनके सामने रुक गईं। नहीं तो आप क्या करेंगे? मैडम तू ने छड़ी नीचे रख दी और फिर से पूछा। उसकी एक आंख से ठंडी रोशनी निकल रही थी, जिससे लोग सीधे उस पर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वेई यान आखिरकार धीरे से खड़ा हो गया। अचानक उसने एक शानदार सलामी देने के लिए घुटने टेक दिए, अपना माथा जमीन पर पटक दिया और ऊपर देखने से इनकार कर दिया। पोता यानेर असभ्य है। वह अपनी नानी से मुझे जाने देने के लिए भीख मांगने की हिम्मत करता है। उसने प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कहा। वेई शाओ गुस्से में था। उसकी कनपटी की नसें भी उभर आई थी। मैडम तू ने वेई यान को देखा जो उसके सामने सीधे घुटने टेक रहा था। पहले तो वह भी बहुत गुस्से में थी। छड़ी पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। ठीक कहा, उसने कहा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें देने को राजी हूं। फिर मेरे मन की बात कौन पूरी करेगा? उसकी आवाज में थकान, लाचारी और दर्द की झलक थी। वेई यान ने धीरे से अपना सिर उठाया और मैडम तू की नजरों से नजर मिलाई। इस जीवन में तुम्हारी नानी की सबसे बड़ी गलती तुम हो, यानेर। मेरी गलती यह थी कि मैंने तुम्हें बड़ा नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया। वेई यान चुप था। मैडम तू अपनी यादों में खोई हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये यानेर, तुम्हारी माँ मेरी इकलौती बेटी है। मैं इसे अपने हाथ में एक अनमोल रत्न की तरह प्यार करता हूँ। दुर्भाग्य से उसे हूणों के राजा ने पकड़ लिया। जब वह 3 साल बाद लौटी तो वह एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता दुश्मन हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी पृष्ठभूमि भविष्य में एक आपदा बन सकती है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें रखने और तुम्हारा पालन पोषण करने का निर्णय लिया। यह कोई गलती नहीं है। यदि मुझे आपकी माँ के जन्म देने से एक क्षण पहले की स्थिति में जाना होता तो मैं अब भी वही निर्णय लेता। तुम इस दुनिया में अपनी माँ के पीछे छोड़े गए एकमात्र मांस और खून हो। तुम्हारे पिता चाहे जो भी हों, तुम फिर भी मेरे पोते हो। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती यह थी कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया। उसने गहरी सांस ली। हान और जियोंगनू लोग एक साथ रहते आए हैं और तब से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं।
अनगिनत हान आत्माएं हूणों के लौह खुरों के नीचे मर गईं। हान लोगों द्वारा नष्ट किए गए खानाबदोश जियोंगनू लोगों की संख्या भी बराबर थी। मुझे हमेशा चिंता रही है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी पहचान बता दी तो तुम्हारा क्या होगा। मुझे तो यह भी चिंता है कि कहीं तुम भी ऐसी न हो जाओ, इसीलिए मैंने यह बात गुप्त रखी। मैं तब तक इंतजार करने वाला था जब तक तुम थोड़े बड़े नहीं हो जाते, फिर मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा। लेकिन जब तुम बड़े हुए तो मैंने देखा कि तुम हमेशा खुश रहते थे, दुखी या चिंतित नहीं थे। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं 14 या 15 साल का था, तो मैंने अपने चाचा का पीछा करके जियोंगनू जनजाति को मार डाला। उस समय मैं तुम्हें यह नहीं बता सका कि तुम और जिन हूणों का तुमने सिर काटा था, वे एक ही जाति के थे। दिन ब दिन, साल दर साल, मेरी नानी फिर भी उसी तरह हिचकिचाती रहीं, और फिर मैं आज तक बड़ा हुआ। ढीम, मुझे तुम्हें गलत तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए था, जिससे तुम्हें गलती से लगे कि तुम एक हान व्यक्ति हो। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, भले ही तुम्हारा आधा रक्तवंश विदेशी है, फिर भी तुम हमेशा मेरे वेई परिवार के सदस्य रहोगे। आज जो कुछ भी हुआ वह मेरे पूर्वजों की गलती थी। अगर मुझे अब जाना पड़े तो क्या अपनी नानी को उनकी गलती की सजा देने के लिए? मैडम तू जितना बोलती गई, उतनी ही भावुक होती गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वेई नघियम की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। दादी, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शिक्षक गलत थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनके शिक्षक के पालन पोषण के साथ विश्वासघात किया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसीलिए मुझे यह बताने में इतना समय ले रहे हो। मैं आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकता। यहाँ कोई सजा कैसे हो सकती है? आज की सारी गलतियां आपकी वजह से हैं। इसका नानी से कोई संबंध नहीं है। मैडम तू बोली, अगर तुम मुझे दोष नहीं देते तो फिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वेइन धियम ने अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, यह सब मेरी गलती है। मेरी नसों में दुष्ट रक्त और स्वाभाविक इरादे बहते हैं। शायद दादी को पता नहीं, जब से मैं समझने लायक बड़ी हुई, तब से मैं हमेशा यह जानना चाहती थी कि मेरे दूसरे भाई और मेरा उपनाम वेई क्यों है। मैं अपने दूसरे भाई से बड़ी हूँ। मेरी प्रतिभा की प्रशंसा भी दूसरे लोग करते हैं, तो फिर मेरा दूसरा भाई परिवार का मुखिया बनने के लिए क्यों पैदा हुआ, जबकि मैं उसके साथ केवल एक नौकर ही हो सकती हूँ? मैं पिछले 10 सालों से ऐसा ही सोचता आ रहा हूँ। यह एक सांप की तरह है जो मेरे दिल में घुस गया है। चाहे मैं इससे कितनी भी नफरत करूँ, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं पहले भी हमेशा पीछे रहता था, लेकिन 3 साल पहले जब मैंने हूणों के मुंह से अपनी पृष्ठभूमि के बारे में सुना, तो यह दुष्ट विचार और अधिक बढ़ गया और मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैडम तू के चेहरे पर डर का भाव था। वेई शाओ, जो शांति से खड़ा था और वेई नगीम को देख रहा था, वह भी थोड़ा सख्त हो गया। मुझे अपने दूसरे भाई से जलन हो रही है और मैं इस बात से भी नफरत करता हूँ कि भाग्य कितना अनुचित है। दूसरा भाई तो परिवार का मुखिया था, असाधारण प्रतिभा वाला था और उसने एक सुंदर पत्नी से विवाह किया। लेकिन पोते के पास क्या है? वेई यान की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रहा था लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा था। दादी, जब मैं छोटा था, तब से आपने लोयांग में इंपीरियल अकादमी से एक डॉक्टर को मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन मुझे केवल एक वाक्य याद है, पूंछ विहीन फीनिक्स की तुलना में सिर विहीन मुर्गी होना बेहतर है। दादी माँ, यह पोता ही है जिसने आपको निराश किया है। मेरे पिता का दुष्ट खून मेरी रगों में बहता है। मैं अब वेई परिवार में नौकर बनकर नहीं रह सकता। मैं सज्जन व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी योजनाएं कभी सज्जनतापूर्ण नहीं रहीं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है,
भले ही मेरी नानी और दूसरे भाई को पिछली दुश्मनी की परवाह न हो, फिर भी मेरे पास रहने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अगर मैं अनिच्छा से भी यहाँ रहूं, तो मेरे लिए पहले वाले वेइंघियम में लौटना मुश्किल होगा। फिर तो दिन रात कष्ट भोगना पड़ेगा। दादी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे जाने क्यों नहीं देती? इसे ही मेरी मुक्ति समझिए। बड़े भाई, वेई शाओ जोर से चिल्लाया, तुम अपनी दादी के सामने बकवास बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वेई नगीम ने अपना सिर घुमाकर वेई शाओ की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दूसरे भाई, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। तुम्हारा व्यवहार एक कुलीन परिवार जैसा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक खलनायक के रूप में पैदा हुआ हूँ, जो एक सज्जन व्यक्ति के मार्ग पर चलने में असमर्थ है। वह मैडम तू की ओर मुड़ा और दृढ़ता से प्रणाम किया। मैं आपकी नानी की अनुमति चाहता हूँ। मैडम तू की सफ़ेद आंखें अब आंसुओं से भर गई थी। उसने वेई यान को देखा जो उसकी ओर झुक रहा था। क्या आपको लगता है कि एक विदेशी जाति में जाने का मतलब यह होगा कि सब कुछ आपकी इच्छानुसार होगा? आप जो चाहे कर सकते हैं और आप राजा बन सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह आपका भाग्य है, यदि नहीं तो यह आपका भाग्य है। अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं है, वेई यान ने कहा। अचानक वेई शाओ ने अपनी लंबी तलवार निकाली। तलवार की नोक वेई यान के गले पर लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने हर शब्द को जोर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जियोंगनू जनजाति में वापस जाने दूंगा? वेई यान ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वह मरना चाहता हो। वेई शाओ ने और भी तेजी से सांस ली। वेई यान के गले पर दबी तलवार की नोक भी कांप उठी। मैडम तू ने चुपचाप वेई यान को देखा। अचानक उसने कहा, ठीक है, लोगों की अपनी इच्छा होगी। अगर वह वास्तव में जाना चाहता है, तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती। वेई शाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और मैडम टू को देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था। उसने वेइन ढीम को देखा और धीरे से कहा, यदि आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। इस संसार में दुख और असफलता के साथ जीना सचमुच मृत्यु से भी बदतर जीवन है। यदि आप भविष्य में भी मुझे स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो भी मैं आपकी नानी रहूंगी। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर एक दिन तुम पलटकर हान लोगों को मारने में हूणों की मदद करोगी, तो भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगी। वेई यान ने अपना बायां हाथ मेज पर रखा। उसकी पांचों उंगलियां फैली हुई थी। उसके दाएं हाथ ने अपने जूते से एक छोटी तलवार निकाली। एक चमकी। उसने अपनी छोटी उंगली काट ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कटी हुई छोटी उंगली से खून की धार बह निकली, लेकिन वेई यान के हाव भाव नहीं बदले। उसने कहा, यानेर, कृपया इस छोटी उंगली से कसम खाओ कि अगर नानी अभी भी जिंदा है, तो यानेर किसी भी हान लोगों को नहीं छुएगा। बाद में, अगर नानी 100 साल की हो जाती हैं, तो यानेर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए काफी भाग्यशाली हो सकता है। अगर हान लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, तो मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मैडम तू एक पल के लिए स्थिर खड़ी रहीं, फिर पलटीं और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चली गईं। उनके कदम बहुत धीमे थे। उस पलक झपकते ही उनकी पीठ बहुत झुक गई। वेई शाओ ने चुपचाप वेई यान को देखा। अचानक वह गुस्से से दहाड़ उठा, अपनी तलवार नीचे घुमाई और वेई यान के सिर पर वार किया। वेई यान पहले की तरह ही स्थिर रहा। तलवार की नोक उसके सिर के ऊपर से गुजरी, जिससे वेई यान के सामने चाय की मेज का एक कोना कट गया। बालों का एक गुच्छा धीरे धीरे जमीन पर उड़ गया। क्लैंग! वेई शाओ ने अपनी तलवार नीचे फेंकी, घूमा और तेजी से चल दिया। अध्याय 69। वेई यान ने उसी रात युयांग छोड़ दिया।
वह यहाँ 28 साल से ज्यादा समय से रह रहा था और अब वह अकेला ही जा रहा था। वह वेई पैलेस के उत्तर में 2 पत्थर के शेरों वाले बड़े कांस्य द्वार पर पहुंचा, घुटनों के बल झुका और खड़े होकर जाने से पहले प्रणाम किया। धीरे धीरे रात ढलने लगी। वेई यान ने घोड़े को नगुडुओंग की सड़कों पर दौड़ाया। सड़क के दोनों ओर लोग घर की ओर भाग रहे थे। बगल के आधे बंद दरवाजे से महिला की आवाज आई, जो अपने बच्चे को रात के खाने के लिए घर बुला रही थी। बच्चा करीब 4 या 5 साल का था, दरवाजे के सामने बैठा पत्थर से खेल रहा था। अपनी माँ की आवाज सुनकर लड़का जल्दी से जवाब देता हुआ सिर नीचे करके भागा, लेकिन वेई यान से टकराकर जमीन पर गिर गया। लड़का दर्द से गिर पड़ा और रोने ही वाला था। अचानक उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति रुक गया और उसे एक अजीब नज़र से देख रहा था, जो कि आमतौर पर लोगों द्वारा उसे दी जाने वाली नज़र से अलग थी। वह रोने से डर रहा था और उसे भयभीत होकर देखने लगा। वेई नगीम की आंखें शांति से बच्चे को देख रही थी। कुछ देर बाद वह नीचे बैठा और लड़के के पास पहुंचा। लड़का और भी ज्यादा डर गया और जल्दी से उठकर भागने लगा। यह देखकर वह आदमी थोड़ा चौंक गया। फिर उसने अपने बटुए से पैसों का एक बड़ा ढेर निकाला, उसे जमीन पर रख दिया। उसके मुंह के कोने अकड़कर मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। बच्चे की मां ने अपने बेटे को अंदर आते नहीं देखा, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए बाहर गई। अचानक उसने लड़के को जमीन पर पड़ा देखा। उसके सामने एक अजीब आदमी था। तुरंत चिल्लाई, तुम कौन हो? यह आदमी थोड़ा अजीब लगा, मानो कोई बुरी आत्मा लेकर आया हो। उसका दिल बेचैन हो गया। उसने जल्दी से अपने पति को बाहर बुलाया। वेई यान खड़ी हुई, घोड़े को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ना जारी रखा। बच्चा अपने डर को भूल गया, जमीन पर बैठ गया। धीरे धीरे दूर जा रहे आदमी की पीठ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। धीरे धीरे रात छा गई। हर घर में एक एक करके लाइटें जल गईं। वेई नीम लाल कागज की दुकान के सामने खड़ा था। दुकान बंद होने वाली है। यह अभी भी वही दुकानदार था जो पहले था। वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंदर का लेआउट अस्पष्ट रूप से देख पा रहा था। अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली बार मिला था। वेइन घेम ने बस एक पल के लिए चुपचाप देखा। फिर वह मुड़ा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और शहर के फाटक की ओर सरपट दौड़ा। वह यहाँ से चले जाने की भीख मांग रहा था। उनके लिए, यह दोनों पक्षों के लिए सद्भाव और खुशी से रहने का सबसे अच्छा तरीका था। वेई परिवार ने भी उसके अनुरोध पर सहमति जताई और उसे जाने की अनुमति दी। लेकिन केवल वह खुद जानता था कि उसके दिल में लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर वह लक्ष्यहीन भटकता रहा, तो वह सद्भाव और खुशी से कैसे रह सकता था? यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता। वह केवल इतना जानता था कि अपने जीवन के दूसरे भाग में, चाहे वह कहीं भी चला जाए, उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल पाएगी। 2 दिन बाद वेई यान तांगक्यान नदी के किनारे पहुंचा। यह मौन रूप से मान्यता प्राप्त सीमा थी। दूसरी तरफ जियोंगनू क्षेत्र था। वेई यान ने नदी के किनारे घास के मैदान को देखा। दूरी पर एक आकृति उसकी ओर सरपट दौड़ती हुई आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ कुछ समय से इंतजार कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने घोड़े की गति धीमी की। उस व्यक्ति की ओर चलते हुए केवल उस स्थान पर पहुंचने पर रुका। उस व्यक्ति को घूरता रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ रही थी। दूसरे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी दूर भेजोगे। वेई शाओ का चेहरा भावहीन था। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत उसके पीछे 2 सैनिकों ने एक बड़ा बैग उठाया और उसे घास पर रख दिया। बैग का मुंह कसकर बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई जीवित चीज है, जो लगातार संघर्ष कर रही है।
क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे क्षेत्र को जलाने के लिए आग का इस्तेमाल क्यों किया? वेई शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मारे जाए, नफरत की वजह से। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो उम्मीद करते हैं कि आप और मैं एक दूसरे को धोखा देंगे। दुर्भाग्य से किसी ने इस चाल का फायदा उठाया है और अब मैं और कुछ नहीं कह सकता। जहां तक इस लैंड कंपनी की बात है, मैं शुरू में उसे मारना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि वह आपकी महिला है, बेहतर है कि उसे अपने पास रख लिया जाए और आपको व्यक्तिगत रूप से उससे निपटने दिया जाए। मैं यहाँ सिर्फ आपको अंतिम यात्रा पर विदा करने आया हूँ, ताकि हमारा 20 साल का भाईचारा पूरा हो सके। भविष्य में क्या होगा, हम केवल स्वर्ग की इच्छा का पालन कर सकते हैं। बैग का मुंह खुला, एक महिला को प्रकट किया जो लगातार संघर्ष कर रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसकी शक्ल दयनीय थी। वह वास्तव में वेई यान की पसंदीदा उपपत्नी लैन यू थी। लैन यू के हाथ बंधे हुए थे, उसका मुंह भी ढका हुआ था, बोलने में असमर्थ। अचानक उसने सूरज की रोशनी देखी और वेई यान को अपने सामने घोड़े पर बैठे देखा। उसने खुशी से उसकी मदद मांगी, लेकिन देखा कि यद्यपि वह उसे देख रहा था, उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थी। वह अचानक बहुत डर गई, उसे आश्चर्य से देखने लगी। वेई यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाईं। अंत में वेई शाओ के चेहरे पर रुक गई। दोनों घोड़े पर बैठे, उनकी आंखें मिली। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वेई शाओ की आंखें उदास थीं, एक पल के लिए वेई यान को देखते हुए। फिर उसने अचानक लगाम खींची, जोर से चिल्लाया, घोड़े को मोड़ा और चला गया। कुछ ही दूरी पर मौजूद दल तुरंत उसके पीछे चला गया। लोगों के अंतिम समूह के आंकड़े धीरे धीरे गायब हो गए। बड़े भाई चले गए और अब 3 दिन हो गए हैं। लेकिन वेई शाओ, जिसने उस दिन अपने बड़े भाई को शहर से बाहर भेज दिया था, अभी तक वापस नहीं आया था। जियो कियाओ जानती थी कि मैडम जू भी उस दिन बाहर गई थी और हवेली में लौटने के बाद बीमार पड़ गई थी। जब जियो कियाओ उसे देखने गई, तो उसने देखा कि उसकी आत्मा थक गई थी और उसके पास बोलने की भी ऊर्जा नहीं थी। वह बस बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बूढ़ी हो गई हो। उस समय जियो कियाओ का मूड बेहद भारी था। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वेई यान के साथ कुछ हुआ होगा। लेकिन असल में हुआ क्या था? मैडम जू घर आते ही बिस्तर पर क्यों पड़ी रहीं और उठ नहीं पाईं? पिछले कुछ दिनों में वेई शाओ कहाँ गई थी? उन्हें नहीं पता। वह सिर्फ एक बात के बारे में निश्चित थी। पिछले कुछ दिनों में वेई परिवार में न सिर्फ कुछ हुआ था, बल्कि यह बेहद गंभीर था। अगर इसका वास्तव में वेई यान से कुछ लेना देना था, तो जियाओ कियाओ की प्रतिक्रिया यह होगी कि उसे लगा कि उसके लिए वेई यान की प्रशंसा उजागर हो गई है। इसके अलावा वह वास्तव में कुछ और नहीं सोच सकती थी। जियाओ कियाओ का दिल बेचैन था, मानो वह कोई अपराधी हो। उस शाम वेई शाओ अभी तक वापस नहीं आया था। वह मैडम टू की सेवा करने के लिए उत्तरी कक्ष में चली गई। शाम का प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया। कमरा, जो हमेशा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता था, अब धीरे धीरे अंधकार से भर गया था। दादी चुंग दीपक जलाने के लिए अंदर चली गईं। बिस्तर पर लेटी मैडम टू थोड़ा हिली, ऐसा लग रहा था कि वह जागने वाली है। जियाओ कियाओ जल्दी से आगे बढ़ी और दादी चुंग को उठाने में मदद की। मैडम तो बिस्तर पर टिकी हुई बैठी थी। उनकी आंखें जियाओ कियाओ के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही हैं। जियाओ कियाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुछ क्षण बाद मैंने उसे यह कहते सुना कि उसे भूख लगी है और वह कुछ खाना चाहती है। ट्यू क्यू जल्दी से उठ खड़ा हुआ।
श्रीमती तू ने कहा, दादी चुंग से कहो कि चले जाए। दादी चुंग तुरंत बाहर चली गई। कमरे में केवल ट्यू क्यू ही बचा था। मैडम तू ने ट्यू क्यू को अपने बिस्तर के पास बैठने के लिए कहा, फिर वेई शाओ के बारे में पूछा। ट्यू क्यू ने कहा कि वह 3 दिन से बाहर हैं और वापस नहीं आए हैं। मैडम तू एक क्षण के लिए विचलित हो गई, फिर बोली, वह अपने बड़े भाई को विदा करने गया था। उसका चचेरा भाई हूणों के पास गया था। मैडम तू ने फिर से बात की। सूर्यास्त में TY साल पहले, और आज का परिणाम पहले ही तय कर चुका है। थके हुए उसकी आंखें अब उस पर नहीं रुकीं, बल्कि उसके सिर के पीछे से गुजरते हुए खिड़की के बाहर दोपहर की धूप की ओर देखने लगी। जब थिएउ न्ही वापस आए तो उसे थोड़ा दिलासा देना याद रखना, आखिरकार, मैडम तू ने कहा। कोमल स्वर। मैडम तू ने कुछ निवाले खाए, थोड़ी देर बैठी रही, फिर लेट गई। ट्यू क्यू उसके बगल में बैठी रही जब तक उसने नहीं देखा कि वह सो गई है, फिर वेस्ट रूम में लौट आई। उसने पिछले कुछ दिनों से चू थी को नहीं देखा था। आज चू थी ने उसे फोन नहीं किया। जियो क्याओ के पास अब परवाह करने का दिल नहीं था। उत्तरी कमरे से लौटने के बाद, जब वह अभी भी अपने कमरे में स्तब्ध बैठी थी, तो उसने अचानक आंतरिक आंगन के बाहर से परिचित कदमों की आवाज सुनी। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और वह जल्दी से बाहर भागी। वी शाओ वापस आ गया है। उसका पूरा शरीर धूल से लथपथ और थका हुआ था। उसने शायद सड़क पर खुद का ठीक से ख्याल नहीं रखा होगा। उसके गालों पर बाल थे। उसका पूरा शरीर थका हुआ और दुखी लग रहा था। ट्यू क्यू कमरे में उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और उससे पूछा कि क्या वह पहले खाना चाहता है या नहाना चाहता है। उसने कहा कि वह नहाना चाहता है। ट्यू क्यू ने जल्दी से किसी को पानी तैयार करने के लिए बुलाया। नहाने का पानी जल्दी से तैयार किया गया और वह उसके पीछे पीछे अंदर गई और उसे खुद ही पानी पिलाया। वेई शाओ ने खुद को टब में भिगोया। पानी उसके कंधों तक पहुंच रहा था। उसने बाथटब के किनारे पर दोनों हाथों को रखा, उसका सिर पीछे झुका, उसकी आंखें बंद हो गईं। लेप, उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। जियाओ क्याओ ने उसे देखा। पोशाक। उसे यह कहकर वह तुरंत चला गया। ट्यू क्यू लगभग तुअत घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। याद कीजिए, जब वह लौटा तो उसका चेहरा थका हुआ था। वह एक क्षण के लिए झिझकी, लेकिन अंततः उसने अपने कपड़े बदले, गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया और उसे कार्यालय ले गई। जब वह गेट पर पहुंची तो गार्डों ने उसे पहचान लिया और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। जियो क्याओ ने पूछा कि क्या जून हो यहाँ है। सैनिक ने कहा कि जून हो शाम को यहाँ आया था और अभी भी अंदर है। जियो क्याओ ने लंच बॉक्स पकड़ा और अंदर चली गई। पीछे के हॉल में अध्ययन कक्ष में पहुंची जहां वह पहले भी गई थी। अध्ययन कक्ष की खिड़की कसकर बंद थी, जिससे केवल एक तेल के दीपक की रोशनी दिखाई दे रही थी। जियो क्याओ दरवाजे के सामने रुकी, एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया और कहा, पति, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जल्दी से आधा बंद दरवाजा खोला और देखा कि वेई शाओ बड़ी मेज के पीछे सीधा बैठा हुआ था। कलम पकड़कर, सिर झुकाकर कुछ लिख रहा हूँ। डेस्क के एक कोने में रेशमी स्क्रॉल और बांस की पट्टियों का ढेर लगा हुआ था। उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर वह थोड़ा चौंक गई, तुरंत मुस्कुराई, उसके पास गई, उसके सामने घुटनों के बल बैठी और बोली, मैंने देखा कि मेरे पति अभी भी वापस नहीं आए हैं। मुझे डर था कि बहुत सारे कागजात होंगे, डर था कि तुम भूखे होगे, और यह भी सोचा कि वैसे भी सड़क दूर नहीं थी और रात में कार्यालय में कम लोग थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने आई हूँ।
उसने लंच बॉक्स खोला, थर्मस कटोरा निकाला, ढक्कन खोला और उसे उसके सामने लाया। चम्मच लाना नहीं भूली। उसकी छोटी जेड उंगलियों ने धीरे से चम्मच उठाया और उसे वेई शाओ के सामने लाया। वेई शाओ ने फिर से उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। पहले तो उसने इसे स्वीकार नहीं किया। टियो क्यू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम खाना खत्म नहीं कर लेते तब तक रुको, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगा। nguई थियू ने चम्मच लिया, नीचे झुका और खाना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया। टियो क्यू ने रूमाल सौंप दिया। उसने उसे ले लिया और अपना मुंह पोंछा। तब टियो क्यू ने खाली कटोरा वापस लंच बॉक्स में रख दिया, खड़ा हुआ और कहा, ऐसी स्थिति में मैं पहले वापस जाऊंगा। पति, जल्दी वापस आना याद रखना, बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। उसने वी शाओ को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, लंच बॉक्स उठाने के लिए नीचे झुकी और दरवाजे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक उसे अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया। उसने अभी अपना सिर घुमाया ही था कि उसने देखा कि वी शाओ डेस्क के पीछे से उठ रहा है, अपनी बाहें फैला रहा है, अचानक अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट रहा है, उसे कसकर जकड़ रहा है, फिर उसे उठा रहा है, जल्दी से डेस्क के बगल में छोटे से स्टॉल पर वापस जा रहा है जहां वह अभी बैठा था, और उसे लिटा दिया। अध्याय 70। वेई शाओ का प्रलोभन इतनी जल्दी और इतनी तत्परता से आया कि टियो क्यू अचंभित रह गया, क्योंकि उसके पलटने से ठीक एक सेकंड पहले उसका चेहरा सतर्क और संयमित लग रहा था। लेकिन तुरंत बाद उसने उसे उठाया और अपने कार्यालय के अध्ययन कक्ष में काउंटर पर रख दिया। यह निश्चित रूप से जियाओ कियाओ का देर रात कार्यालय जाकर उसे भोजन देने का उद्देश्य नहीं था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद और रात में लौटने पर वेई शाओ की थकी हुई शक्ल देखकर अपनी दादी से उस अनुस्मारक की आवश्यकता के बिना वह वास्तव में उससे थोड़ा प्रभावित हुई और उसे थोड़ी दया भी आई। इसके अलावा उसकी दादी वास्तव में अच्छी थी। कहानी जानने के बाद उसके दृष्टिकोण से उसके पास उससे नफरत करने का हर कारण होना चाहिए। लेकिन चाहे वह अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी सोचती हो, कम से कम बाहर तो वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा पहले करती थी। अपनी दादी से इस तरह मिलना, भले ही यह उनकी सहनशीलता का बदला चुकाने की इच्छा से ही क्यों न हो, उसे कुछ करना चाहिए। इसलिए उसने अपने पोते का बहुत ख्याल रखा, उसे नहलाया और कपड़े पहनाए। यह देखकर कि वह देर रात तक वापस नहीं आया था, उसे उसकी थोड़ी याद आई और वह उसके लिए देर रात का कुछ नाश्ता लाए बिना नहीं रह सकी। बस इतना ही। ज्यो कियाओ ने शुरू में थोड़ा विरोध किया, वैसे भी यह ऐसा करने की जगह नहीं है। लेकिन वह एक ज्वालामुखी की तरह था जिसे फूटने से पहले काफी समय तक दबाकर रखा गया था, जिससे उसके लिए मना करना पूरी तरह से असंभव हो गया था। वह उस नरम और गर्म जगह में घुस गया, अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस छोड़ी। स्टॉल जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर था, इतनी ऊंचाई कि वह उसके सामने एक घुटने पर बैठ सके और उसके पैरों को अपने कंधों पर रख सके। हर बार जब वह टकराता तो उसे आगे की ओर धकेल देता और वह बार बार केवल प्रतिरोध ही कर पाती। दांत पीसते हुए उसने उसके हाथ पर खरोंचे छोड़ दी। बाद में उसकी कमल जैसी सफेद उंगलियों में अब उसका हाथ थामने की ताकत नहीं रही। उसका पूरा शरीर उसके द्वारा मारा गया जब तक कि उसकी आत्मा बादलों में उड़ नहीं गई। उसकी चेतना धुंधली हो गई, उसका शरीर कांप उठा, उसका गला अनजाने में सिसकियां लेने लगा। उसे अच्छी तरह याद है कि वह पहले बिस्तर पर लेटी थी, बाद में उसकी चेतना धुंधली हो गई,
उसे लगा जैसे उसने अपना हाथ हिलाकर मेज पर पड़ी सारी रेशमी और बांस की पर्चियां जमीन पर गिरा दी और उसे उठाकर उस पर लिटा दिया। उसके बाद वह उसे बिस्तर पर वापस ले गया, उसे दबाते हुए और अथक रूप से मांगते हुए। इससे पहले हर बार जब वे दोनों ऐसा करते थे तो वह खुशी से ऐसी बातें कहता था जिससे उसका चेहरा और कान लाल हो जाते थे। लेकिन आज रात उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप उसे चाहता रहा, उसे बार बार चाहता रहा। शांत शरद ऋतु की रात में कसकर बंद खिड़की के अंदर एक आदमी की भारी भारी सांसों के साथ साथ एक महिला की घुटी हुई सिसकियां भी धीरे धीरे गूंज रही थी। कुछ देर की तीव्र आवाजों के बाद वेई शाओ ने एक भारी सांस ली, फिर अपना शरीर छोड़ दिया, स्थिर और गतिहीन पड़ी रही। वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने सिर झुकाए और बड़े बिस्तर के बीच में लेट गए। जियो कियाओ ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, उसके बगल में झुक गई। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। छाती और पीठ सफेद बर्फ से भीगी हुई। उसे नहीं पता था कि यह उसका पसीना था या उसका पसीना। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तब तक इंतजार किया जब तक कि उसकी धड़कन थोड़ी धीमी नहीं हो गई। फिर धीरे से अपनी सफेद बाह को उसके हाथ पर रखने के लिए उठाया और धीरे से कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे चचेरे भाई के बारे में सब कुछ जानती हूँ। यह मेरी दादी ने मुझे बताया था। वह भी तुम्हारे बारे में चिंतित है। वेई शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके कान के पास एक नरम खर्राटे की आवाज आई। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गहरी नींद में सो गया था। साफ पसीने की एक बूंद अभी भी उसके शरीर पर जलती हुई गर्मी को ले जा रही थी, जो उसके माथे से उसकी सुंदर नाक के पुल के साथ नीचे लुढ़क रही थी। उसकी नींद में उसकी अभिव्यक्ति आखिरकार शांत हो गई थी और शांतिपूर्ण लग रही थी। जियाओ कियाओ ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से खिंची, बैठने की पूरी कोशिश की, एक पल के लिए विचलित हो गई, फिर गंदे कपड़ों के ढेर से अपने कपड़े उठाए और उन्हें एक एक करके वापस पहन लिया। जब वह स्टॉल से उतरा तो उसके पैरों में ताकत नहीं रही और वह लगभग खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे एक पल के लिए रुकना पड़ा, तभी वह मजबूती से खड़ा हो सका। आखिरकार क्यू क्यू ने कपड़े लिए और उसे ढक दिया। बत्ती बुझाकर उसने लंच बॉक्स उठाया और दरवाजा खोला। अपने आप को संभालते हुए वह अपने कमजोर पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे बाहर निकली। जुआन नुओंग और मिसेज लैम अभी भी दफ्तर के दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे बाहर आते देख जुआन नुओंग जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखें पीछे की ओर घूमी, लेकिन उसे वेई शाओ नहीं दिखा, इसलिए उसने पूछा कि दक्षिणी सेना कहाँ है। जियाओ कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। खाने के बाद तुमने कहा था कि तुम सब कुछ खत्म करने के लिए थोड़ी देर और रुकना चाहती हो। मुझे पहले वापस जाने के लिए कहो। जुआन नुओंग को संदेह नहीं हुआ। उसने जियाओ कियाओ के हाथ से लंच बॉक्स लिया और दादी लिन के साथ मिलकर उसे गाड़ी पर चढ़ाने में मदद की। बूढ़ी महिला लैम मुस्कुराई और बोली, दक्षिणी सेना हमेशा ऐसी ही होती है, लालची और काम में डूबी हुई। क्यू क्यू बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। चुपचाप हवेली में वापस आ गया। पश्चिमी कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसने जुआन नुओंग के समूह को आराम करने दिया और अब उन्हें सेवा देने की जरूरत नहीं थी। तुम स्वयं कमरे में वापस चले जाओ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा गायब हो गया। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। वह अपने पैर घसीटते हुए बिस्तर पर बैठ गई। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर चिपचिपा और असहज हो गया है।
इसलिए वह उठी और बाथरूम में जाकर खुद को धो लिया। फिर अपनी सारी ताकत खोकर बिस्तर पर रेंग गई और जैसे ही वह तकिए पर लेट गई, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने मन ही मन सोचा कि जल्दी से सो जाना चाहिए। रात को अच्छी नींद के बाद वह अध्ययन कक्ष में हुई सारी बातें भूल गया होगा। यह भावना बहुत बुरी थी। दरअसल वह उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। 20 साल की भाईचारे की भावनाएं अचानक गायब हो गईं और यहाँ तक कि दुश्मनी में बदल गईं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि सब कुछ उसकी पत्नी से जुड़ा हुआ था। चाहे वह कोई भी हो, वे इसे शांति से स्वीकार नहीं कर सकते थे। जियाओ क्याओ भी उसके साथ सहानुभूति रख सकती थी, जो अभी अभी उस पर गुस्सा निकाल रहा था। हालांकि इस समय वह वास्तव में अपने बुरे मूड को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, डाकियाओं और बीजे के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की। वह सोच रही थी कि जब उसका छोटा भाई वापस आएगा तो उसके पिता उसका पत्र देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से खुद डोंग काउंटी लौट आएगी। अंत में उसने मैडम टू के बारे में सोचा, जो पिछले 2 दिनों से बीमार थी। पिछली सर्दियों में जियाओ क्याओ ने वेई परिवार में शादी की थी और यह उसके जीवन की दूसरी शरद ऋतु थी। जियाओ क्याओ को वह समय याद आया जब वह अपने पिछले जीवन में डा क्याओ से मिली थी। दोनों बहनों की शादी के बाद वे केवल एक बार मिले थे। उस समय वेई शाओ ने अभी तक खुद को सम्राट घोषित नहीं किया था, लेकिन उसकी शक्ति अजेय थी। उस समय टियो क्यू के पति लू डियम को अभी तक सिंहासन पर नहीं बैठाया गया था, इसलिए उन्हें वेई थियू का दुश्मन नहीं माना जाता था। वेई थियू उस समय कहीं और थे। दाई क्यू नगुडुओंग में अकेले रहे, इसलिए टियो क्यू ने आखिरकार नगुडुओंग जाने और दाई क्यू से आखिरी बार मिलने की हर संभव कोशिश की। उस समय टियो क्यू को दोनों बहनों के बीच हुई बातचीत का पूरा सार याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि दाई क्याओ ने सुन्नू का जिक्र करते हुए कहा था कि सुन्नू उस समय वेई शाओ के पीछे दूसरे शहर चली गई थी, इसलिए वह यू यांग में नहीं थी। इस बारे में बात करते हुए दाई क्याओ की अभिव्यक्ति शांत रही। उसके बाद दाई क्याओ ने कहा कि अगले दिन उसकी दादी मैडम टू की पुण्यतिथि थी। पिछले वर्षों में वेई शाओ नगुडोंग में व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि पर गए थे। मैडम टू ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। दुर्भाग्य से दाई क्याओ के वेई परिवार में विवाह करने के बाद पहली सर्दी में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बात करते हुए दाई क्याओ के चेहरे पर पुरानी यादें उभर आईं। जियाओ क्याओ ने अपनी आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की। आखिरकार उसे थोड़ा याद आया। उसे याद आया कि उस समय दाई क्याओ ने कहा था कि मैडम टू को उस पतझड़ में सर्दी लग गई थी। शुरू में लगा कि मामला कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने समय रहते एक चिकित्सक को दवा लिखने के लिए बुलाया था। बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अप्रत्याशित रूप से बाद में यह और भी बदतर हो गई। अंत में इसका इलाज नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय वेई शाओ अभी भी बाहर लड़ रहा था। बुरी खबर सुनकर हालांकि उसने तुरंत अपने घोड़े को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि सड़क दूर थी, खबर में देरी हुई। युयांग लौटने में 2 महीने लग गए। इस घटना के बाद वेई शाओ दा क्याओ से और भी अधिक नफरत करने लगा, उसे अपने बड़ों की अच्छी देखभाल न करने का दोषी ठहराते हुए। तब से सुनु धीरे धीरे उसकी आंखों में समा गई। मैडम टू के निधन के 3 वर्ष बाद उसने उसे अपनी उपपत्नी बना लिया और उसे अपनी सेवा के लिए अपने साथ ले गया। प्यार और लाड प्यार पाकर अंधेरे में क्यू क्यू अभी भी सो नहीं पाई। उसके पिछले जन्म का भाग्य
क्योंकि इस जन्म में उसने दाई क्यू से शादी की थी, भटक गया था। लेकिन ट्यू क्यू को लगा कि किसी अंधेरी दुनिया में ऐसी चीजें हमेशा होती रहती हैं। पिछले जन्म में जो हुआ था वही इस जन्म में भी था। उदाहरण के लिए क्यू परिवार के प्रति वेई शाओ की नफरत। उदाहरण के लिए वेई शाओ और सुन्नू के बीच का मामला, या मैडम टू के भाग्य की तरह। उसने मन ही मन समय की गणना की। यह उस समय के भी करीब था जब उसके पिछले जीवन में डा कियाओ ने कहा था कि मैडम टू का एक्सीडेंट हुआ था, और अधिक संयोग से मैडम टू आज बीमार पड़ गई। हालांकि उसके पिछले जीवन में डा कियाओ ने कहा था कि मैडम टू सर्दी के कारण बिस्तर पर थी, लेकिन अब उसकी बीमारी का कारण अलग था। लेकिन वे दोनों बीमार थे। कारण अलग थे, लेकिन परिणाम एक ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में मैडम टू भी अपने भाग्य से बच नहीं पाई और बस चल बसी? जियो कियाओ बेहद चिंतित थी। सोना और भी मुश्किल हो गया था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वह भूल गई थी कि वेई शाओ अभी भी ऑफिस में है। वह चौथे पहर तक करवटें बदलता रहा और फिर सो गया। तीव्र आनंद और खुशी बीत जाने के बाद वेई शाओ गहरी नींद में सो गया। वह वास्तव में बहुत थका हुआ था। पिछले 3 दिनों से वह मुश्किल से सो पाया था। न केवल उसका शरीर, बल्कि वह बेचैन और दुखी भी महसूस कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले जब उसने अपने पिता और बड़े भाई के बारे में बुरी खबर सुनी थी। वेई यान के अंतिम निर्णय ने उसे बेहद निराश और घृणा से भर दिया। उसने उसे जियोंगनू में वापस जाने देने के बजाय उसे मार डालने के बारे में भी सोचा। उसे इस बात का डर नहीं था कि जियोंगनू के दुश्मन के पास वेई परिवार की सेना और सीमा रक्षकों से परिचित कोई और व्यक्ति होगा। वह इन सभी चीजों को हल कर सकता है, बस उसे थोड़ा अधिक भुगतान करना होगा। उसने कीमत चुकाई। बस इतना था कि उसके दिल की गहराई में वह अपने परिवार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और अंत में उसने सब कुछ त्याग दिया और अपने दुश्मन के पक्ष में खड़ा हो गया। लेकिन वी शाओ ने आखिरकार खुद को वी यान को जाने देने के लिए मना लिया। उसे शायद वी यान के शब्दों ने मना लिया था, भगवान अन्यायी है। दरअसल उसके बड़े भाई की प्रतिभा उससे कम नहीं थी, और उसकी महत्वाकांक्षा भी उसकी तरह ही भयंकर थी। वह यहाँ सब कुछ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे अपने बड़े भाई को दूसरा रास्ता चुनने से रोकने का क्या अधिकार था? भविष्य में क्या होगा, यह सब भाग्य पर निर्भर करेगा। यही वह आखिरी वाक्य था जो उसने वेई नगीम को विदा करते समय कहा था। शायद यही उनके भाइयों का अंतिम भाग्य था। जब वह उठा तो सुबह का चौथा पहर हो चुका था। खिड़की के बाहर आसमान अभी भी अंधेरा था। अध्ययन कक्ष में मोमबत्ती लगभग बुझ चुकी थी। आग धीरे धीरे कम हो रही थी। वह धीरे से उठ बैठा। अपना सिर नीचे झुकाते हुए उसने देखा कि उसके नग्न शरीर को ढकने वाला एक कपड़ा उसके कंधों से नीचे सरक रहा है। वेई शाओ ने अपना हाथ उठाकर अपना माथा रगड़ा। उसकी आंखें उलझन में इधर उधर देख रही थीं। अंत में उसकी नज़र जमीन पर बिखरे पड़े रेशमी स्क्रॉल और बांस की पट्टियों पर पड़ी। धीरे धीरे उसका चेहरा अजीब और अविश्वसनीय होता गया। उसके मन में उस रात हुई घटनाएं याद आने लगी।